अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, कनाडा हाइलाइट्स में हम कनाडा के अहम मौज़ूआत आपकी खिदमत में रखेंगे और सबसे अहम मौजू इस वक्त पूरे कनाडा का और पूरी दुनिया की जो नजरें कनाडा पे जमी हुई हैं वो इस वक्त कनाडा में होने वाले इलेक्शन के हवाले से है, जिसकी डेट अब तक की इतलात के मुताबिक 20 सितंबर है, यानी 20 सितंबर को कनाडा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शंस पे भी हम बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में हम इलेक्शन का भी आपको हाल अहवाल सुनाएंगे। लेकिन आज जो हम इब्तिदा कर रहे हैं प्रोग्राम की वो कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के हवाले से करेंगे, क्योंकि खुर्रम राठौर ने अब जो अपना चार्ज लिया है और चार्ज संभालने के बाद बहैसियत हाई कमिश्नर कनाडा अपना जो रोल वो अदा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के तौर पे कनाडा में जो उनका अपना किरदार है वो वाज़े तौर पे उनकी इनिशियल स्टेप से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और साथ ही पाकिस्तान और कनाडा के माबैन मजीद बेहतर ताल्लुकात के लिए वो अपना एक बड़ा खास रोल प्ले करेंगे। और यही उन्हें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी यानी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ही हिदायत थी। तो अमीर खुर्रम राठौर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो कारोबारी दोस्त पॉलिसियां हैं और उसका जो तरीक़ाकार है उसे हमवार करने की वजह से उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मकाम करार दिया है पाकिस्तान को। और अमीर खुर्रम राठौर ने यानी हाई कमिश्नर बराए पाकिस्तान उनकी जानिब से यह बयान दिया है कि कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी लिमिटेड के मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा एक रोड शो से खिताब किया गया और उसमें उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर ये कहा और इस बात पे रोशनी डाली कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई जो वसी इस्लाहात हैं उन इस्लाहात की रोशनी में पाकिस्तान की जो बिजनेस इंडेक्स है वो 2018 के मुकाबले में 2020 में काफी हद तक बढ़ा है। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी कराची स्टॉक एक्सचेंज की उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है और दुनिया भर की जो उभरती हुई मार्केटों का जो मुकाबला कर रही है कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के नाम से है अब, तो उसको उन्होंने कहा कि उसके इंडेक्स उसके आशारिये डिजिट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने शुरा को ये भी बताया कि पाकिस्तान की मईशत अच्छी तरह से तरक्की कर रही है और तमाम बड़े मुआशी आशारियों के साथ तवक्कुआत से बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है। यहाँ तक कि कोविड-19 जैसे वबाई अमराज के दरमियान भी पाकिस्तानी मईशत में पॉजिटिविटी देखने में आई और साथ ही उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की मईशत माली साल 2021 में 3.94% बढ़ी है। ये एक बड़ा पॉजिटिव सिंबल है। कोविड के दौरान पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 3.94% इंक्रीज हुई है, जबकि माली साल 2020 में नजरसानी शुदा मनफी 0.47 थी, यानी 2020 के अंदर नेगेटिव में थी। 0.47 जो था वो डिक्लाइन आया था। वैक्सीनेशन के तेज अमल के साथ मुआशी सरगर्मियां भी मजीद बढ़ रही हैं और हालिया महीनों में साल ब साल अफरात-ए-ज़र की शरह में भी कमी का रुझान है। उन्होंने ये भी बताया कि मजमूई बुनियादों पर माली साल 2021 में करंट अकाउंट खसारा GDP का सिर्फ 0.6% रह गया है। यानी आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त 2021 के अंदर अपने करंट अकाउंट खसारे को भी कम कर रहा है और गुज़िश्ता 10 सालों में ये सबसे कम करंट अकाउंट खसारा है जो उनकी जानिब से बताया गया। बैरून मुल्क रहने और काम करने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि तरसीलाते ज़र में जो इजाफा है वो उनकी वजह से जारी है और कोविड-19 वबाई अमराज के नतीजे में मुआशी सुस्त रवी को भी उन्होंने मुस्तरद किया और ये भी तवक्कुआत जाहिर की कि पाकिस्तान मजीद इसमें आगे बढ़ेगा। साल के दौरान तरसीलाते ज़र ने 27% की सेहतमंदाना यानी आप ये कह लें कि जो नमू जाहिर हुई है वो $29.4 बिलियन तक पहुंच गई है। यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी या ये सरमायाकारी से हट के अगर मैं बात करूं कि जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं तरसीलाते ज़र है उसमें जो रेवेन्यू या डिजिट सामने आए वो $29.4 बिलियन के हैं। करंट अकाउंट के मुहाज पर उन्होंने कहा कि महदूद दबाव की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP के ज़र मुबादला के ज़खायर माली साल 2021 के अख्ताम पर $17.3 बिलियन तक पहुंच गए, जो गुज़िश्ता साल के आखिर में $12.1 बिलियन थे। हाई कमिश्नर ने यह भी बताया कि वबाई अमराज के दौरान मुख्तसर नीचे आने वाले रुझान के बाद पाकिस्तान की बरामदात में भी बेहतरी आई है और तकरीबन अगर देखा जाए तो
इजाफे के साथ ही अब 25 बिलियन अमरीकी डॉलर की हद को भी अबूर किया गया है। पाकिस्तान की मईशत की मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का इस वक्त मुजाहरा जारी है और पाकिस्तान की मईशत के मुख्तलिफ शोबे गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह ऑटो सेक्टर है, तामीराती सनत है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। पहली बार 2021 में मुल्क के अंदर तैयार होने वाले मोबाइल फोन्स, दरामदशुदा मोबाइल फोन्स की तादाद से तजावुज कर गए। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक गुड न्यूज है या पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता था मोबाइल फोन्स और 2021 वो साल है कि जो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन्स असेंबल हो रहे हो या मुकम्मल तौर पे बन रहे हो, तो वो उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि जो इंपोर्ट किए जाते थे वो उससे भी तजावुज कर गए। तो अब पाकिस्तान अपनी मैन्युफैक्चर्ड जो ये कह लें कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मोबाइल फोन, वो खुद अपना मैन्युफैक्चर करके जो है सेल कर रहा है और पाकिस्तान अपनी खपत को पूरा कर रहा है। अब तक 26 कंपनियों को पाकिस्तान में मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यानी MDM की इजाजत जारी की गई है। ये 26 कंपनियां पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स भी बना रही हैं, इसमें इंटरनेट डिवाइसेस भी शामिल हैं और बेशक इन कंपनीज का इश्तराक जो है वो दीगर ममालिक से हो सकता है MOU की सूरत में, या वो ज्वाइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान में मोबाइल डिवाइसेस बनाने की जो सलाहियत है वो बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। और ये वो बात है जो हाई कमिश्नर ने कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों को भी बताई। उन्होंने कहा कि कंपनियों में मशहूर ब्रांड्स भी हैं, जिसमें सैमसंग है, नोकिया है और भी दीगर उन्होंने ब्रांड्स बताए जो इस वक्त अपना ही काम कर रहे हैं, और इन्फिनिक्स का भी उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि दीगर ब्रांड्स भी जो हैं वो मशहूर भी हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी काम आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद ये जाहिर की कि ये जो शो है वो पाकिस्तान की सरमायाकारी के इंतहाई पुरकशिश मकामात में से पाकिस्तान को उभारते हुए और लोगों को इस बात पे कन्विंस करने के लिए कि वो पाकिस्तान में होने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मजीद बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। तो ये वो तमाम तर फिगर्स उन्होंने रखे जो हमने आपको आज इसी टॉपिक के हवाले से बताए। तो आज ये कनाडा हाइलाइट्स में हमारा पहला टॉपिक था जो कि हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर के हवाले से था, और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा है वो हाई कमिश्नर के हवाले से ही है, लेकिन इशू है अफगानिस्तान से मुताल्लिक, क्योंकि कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी हो या दीगर बरादरीज हो वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान पे उसका क्या असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान की इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आलमी बिरादरी पर यह जोर दिया कि वो गुज़िश्ता दिहाइयों के दौरान अफगानिस्तान में की गई बुनियादी ढांचे और इंसानी सरमाए की सरमायाकारी को महफूज रखने के लिए अफगानिस्तान के साथ मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि हमें अफगान अवाम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वही गलती करने के मुतरादिफ होगा जो आलमी बिरादरी ने 25 साल कबल की थी। कनाडा के सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ उन्होंने ये इंटरव्यू किया था, और इस इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कमिश्नर ने यानी खुर्रम राठौर साहब ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बड़ी खुल के अफगानिस्तान पे बात हुई। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की शहरियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से इनखला की कोशिशों की तफसीलात भी शेयर की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान से 10,000 अफराद को निकालने में मदद कर चुका है और पाकिस्तान के वीजे ले जाने वालों को जमीनी रास्तों से इजाजत दी जा रही थी, जबकि अफगानिस्तान से परवाज करने वालों को पाकिस्तान आने पर वीजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तमाम बड़े नस्ली ग्रोहों के एक जामे हुकूमती नुमाइंदे के हक में है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हर सूबे में छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं ये सब मुश्तरका तौर पे मुत्तहिद होकर एक शूरा बन जाए, एक कौंसल बन जाए, और ये कौंसल या ये पूरा एक जो सिस्टम है वो अफगानिस्तान को चला। उन्होंने ये भी कहा कि एक पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान हमेशा दुनिया के मफाद में रहा है और कनाडा भी इस बात को मानेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अपने इसी इंटरव्यू के दौरान कि आलमी बिरादरी पर मैं जोर देता हूं कि वो तालिबान के साथ बातचीत करें, और इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में किरदार अदा किया, क्योंकि उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का रोल सिर्फ सपोर्टिंग रोल है, लेकिन जो कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है वो अफगान तालिबान के अपने फैसले हैं। और उन्होंने ये भी बताया खुर्रम राठौर साहब ने कि तालिबान ने गुज़िश्ता 20 सालों के तनाज़े के दौरान अफगानिस्तान के 40 से 45% इलाकों पर हमेशा कब्जा किया है। उनके मुल्क से बाहर कोई भी महफूज ठिकाना नहीं, और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट और सरहद पार नकलो हरकत को मजबूत किया ताकि सरहद पर बाड़ लगाई जाए और दोनों ममालिक के दरमियान
जो दहशतगर्द गिरोहों की आजादाना नकलो हरकत होती थी उसको रोका जा सके, और इसके लिए चौकियां भी कायम की गई। हाई कमिश्नर ने अफगानिस्तान में इनखला के लिए पाकिस्तानी कोशिशों और कनाडा समेत गैर मुल्की हुकूमतों के साथ अपने शहरियों को पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान से निकलने में मदद देने पर भी शुक्रिया अदा किया और रोशनी भी डाली। तो हाई कमिश्नर इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कनाडा में खुर्रम राठौड़ साहब कारहाय नुमाया अंजाम देंगे। एक बहुत अच्छा मिशन लेकर वो कनाडा पहुंचे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेहतर पॉजिटिव नुमाइंदगी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद भी हम आपको हाई कमिश्नर के हवाले से बताएंगे। आज कनाडा हाईलाइट की तीसरी स्टोरी है मिस्टर मार्को EL मेंडेसियो के हवाले से, जो इमिग्रेशन और पनाहगुज़ीन और शहरियत के वजीर हैं। तो मिनिस्टर मार्को की जानिब से हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने अपने बयान में बताया कि कनाडा ने अफगानिस्तान से 3700 से ज्यादा अफराद को निकाला है और अब 3000 से ज्यादा अफराद कनाडा पहुंच चुके हैं। ये वो अफराद हैं जो अफगानिस्तान से कनाडा पहुंचे हैं, जिसमें 900 से ज्यादा मुसाफिर भी शामिल हैं जो इतवार 29 अगस्त से 4 परवाजों पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने तवक्को जाहिर की कि मुस्तकबिल करीब में मजीद यहाँ पर लोग अफगानिस्तान से आएंगे। कनाडा की हुकूमत कनाडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके खानदानों और खास इमिग्रेशन इक़दाम के तहत अहल अफगानियों की मदद के लिए दस्तयाब तमाम रास्तों का इस्तेमाल करती रहती है ताकि वो अफगानिस्तान छोड़कर कनाडा आए, और हम अपने पनाह गुज़ीनों के इस्तकबाल में हमसाय मुमालिक के ताउन पर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो मिनिस्टर मार्को ने भी कहा कि हम खित्ते के इत्तेहादियों और जो दीगर मुमालिक हैं उनके साथ रोजाना बातचीत कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। कैनेडियंस ने ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा, ओंटारियो और ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड में ये वो खास मकामात हैं, और आइलैंड वाली भी एक जगह जहां पर 20 कम्युनिटियों में अफगान मुहाजिरीन के लिए अपने घर, उन्होंने कहा कि कम्युनिटीज ने अपने घर खोले अफगान मुहाजिरीन के लिए, और मुल्क भर में एक अच्छी तरह से कायम करदा ये एक नेटवर्क की मिसाल कायम हुई है। दूसरे सूबों और इलाकों में मजीद कम्युनिटीज भी तवक्को की जा रही हैं कि वो आने वाले दिनों में मुहाजिरीन का इस्तकबाल करेंगी, यानी जो लोग ये आ रहे हैं माइग्रेटर्स, और कनाडा में जिंदगी को एडजस्ट करने में उनकी मदद भी करेंगी। इसके अलावा हम अमेरिका के साथ मिलकर कनाडा में 5000 पनाह गुज़ीनों को खुशामदीद कहने के लिए काम जारी रखे हुए हैं, जिनके इनखला में अमेरिका ने सहूलत फराहम की थी। इन पनाह गुज़ीनों को कनाडा के 20,000 मुहाजिरीन को कबूल करने के प्रोग्राम के तौर पर कबूल किया जाएगा। यानी कनाडा का अपना एक प्रोग्राम था, इसमें 20,000 लोगों की कैपेसिटी थी। अब उसमें से तकरीबन 5000 लोगों को इस तरीके से खपत पूरी कर दी गई है या उन्हें वहां पर एडजस्ट किया गया है। और ये भी बताया गया कि इसमें मजलूम अफगान अक़लियतें, खवातीन के हुकूक के अलमबरदार, LGBTI अफराद और सहाफ़ी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में ज़मीनी सूरत हाल इस वक्त जो है वो बेहतर नहीं है, और हम कनाडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और अफगान दरख्वास्त गुजारों के साथ मुस्तकिल तौर पर यानी राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 470 कैनेडियन शहरी जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, 260 के करीब मुस्तकिल रिहायशी और 500 खानदान के अरकान हैं। कुछ कैनेडियन तीसरे मुल्क में जाने में कामयाब हो गए। हमारे सिफारत खानों और कौंसल खानों का नेटवर्क जहां भी है, काउंसलर्स इमदाद भी फराम कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, और हम G7, नेटो, यूरोपीय यूनियन, कतर और तुर्की के साथ अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक समेत शराकतदारों के साथ महफूज रास्ते को यकीनी बनाने पर काम जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी बहाल होते ही काबुल एयरपोर्ट को दोबारा खोलने के इख्तियारात तलाश किए जा रहे हैं, जो इस लॉक में यानी जो एक लैंड लॉक लग चुका है उसमें मुल्क में रवानगी और इंसानी रसाई दोनों के लिए जरूरी है। तो अफगानिस्तान के मामलात पे हमने आपको हाई कमिश्नर और जो मिनिस्टर हैं कनाडा के मिस्टर मार्को, उनका भी हमने आपको बयान, स्टेटमेंट दोनों का ही सामने रखा। अब हम कनाडा हाईलाइट की इस चौथी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम के CEO मुस्तफा फारूक के बयान की सूरत में है, और उन्होंने 2019 के विफाकी इंतखाबात के बाद से गुज़िश्ता 2 साल के हवाले से जो बिरादरी के लिए एक मुश्किल वक्त गुजरा है उस पर रोशनी डाली है। क्योंकि कनाडा में इलेक्शन का टाइम शुरू हो चुका है, 20 सितंबर इलेक्शन डेट है। उसमें उन्होंने कहा कि मुस्तफा फारूक ने अपनी कम्युनिटीज यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान के साथ बातचीत करने से इम्पोर्टेंस करार दिया है, और ये कहा है कि ये बातचीत इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटीज की मुश्किलात को कंपाइल करें। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हम में से बहुत से लोग थकन और खौफ के दरमियान कहीं फंसे हैं, जैसा कि हम 2019 से अब तक दुखों से दो चार हैं। लंदन हमला हो या मोहम्मद असलम वाला वाकया हो या जॉर्ज फ्लाइड का कत्ल हो, फलस्तीन, बैरूत या अफगानिस्तान का बहरान हो,
ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निशाना बनी। लेकिन हम वक्त के सवाल से इनकार नहीं कर सकते। मुस्तफा फारूक जो कि CEO हैं नेशनल काउंसिल फॉर मुस्लिम्स, कैनेडियन मुस्लिम्स के, उनका ये कहना था कि हमने हर सियासी धारे के सियासतदानों को इस्लामोफोबिया, लंदन के बारे में, क्यूबिक सिटी के बारे में, IMO के बारे में बहुत सारे अल्फाज सुने हैं। हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल पूछ सकते हैं कि वफाकी रहनुमाओं इस इंतखाबी दौर में क्या इकदाम करने जा रहे हैं। यानी वो रहनुमा जिस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते हैं या हो रहे भी हैं, यानी अब वो चाहे कंजर्वेटिव्स हों या वो लिबरल्स हों, तो वो दोनों के क्या स्टेप्स होंगे, चाहे लिबरल्स हों चाहे कंजर्वेटिव्स हों, मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए वो क्या करेंगे। तो इसका वो चाहते हैं कि वाज़े एजेंडा और मैंडेट सामने। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा और कहा कि हम वाज़े तौर पर ये पूछते हैं कि क्या कनाडा, चीन, अफगानिस्तान और फलस्तीन में बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के लिए खड़ा होगा या सिर्फ कनाडा अपने ही मुल्क के अंदरूनी मसाइल हल करेगा। और इस इंतखाबी दौर के दौरान उन्होंने कहा कि इस सवालात जवाब की सूरत में हमारे सामने आने चाहिए। इस तरह का वक्त जब बहुत से लोग थकन महसूस कर रहे हो, यानी वो सूरत हाल से थक चुके हो, एनवायरनमेंट से थक चुके हो, तो उसमें वो जहनी रिलैक्सेशन, इत्मीनान के लिए चाहते हैं कि कम्युनिटी महफूज रहे। और कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सी गवर्नमेंट क्या इकदाम करेगी, ना सिर्फ अंदरूनी और एक्सटर्नल वे में भी पूरी दुनिया के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि आइसोलेशन में चले जाएं इस मामले को लेके। तो वो दोनों पार्टियों के मैंडेट को जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी को इलेक्शन में मुतहरिक किया जा सकेगा, मुस्लिम कम्युनिटी भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी अगर किसी की जानिब से एजेंडा और मैंडेट इस तरीके का सामने आता है। और मुकामी उम्मीदवारों से भी पूछा जाएगा अपना वोट कैसे डालना है, उनको ये भी समझाना जरूरी है। तो पार्टी के प्लेटफॉर्म्स की ये खराबियां हैं और अहम मसाइल की ये वजाहत ना होना या लोगों तक सही कम्युनिकेशन ना होना, एक तो वोटर को डिस्करेज करता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोटर है वो ये जानना देखना चाहता है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से कनाडा के अंदर और इस्लामोफोबिया के हवाले से या मुस्लिम ममालिक के हवाले से कनाडा का इंटरनेशनली क्या रोल होगा। इस बेस पे मुस्लिम कम्युनिटी अपना वोट कास्ट करेगी। कनाडा हाईलाइट की अब जो स्टोरी हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो कोविड से मुताल्लिक है और कनाडा की जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी है उसने बताया है कि अगर इस वक्त भी यानी सितंबर के मिड तक भी जो कोविड की SOPs हैं उस पर सही से अमल दरामद नहीं हुआ तो नंबर ऑफ केसेस 10,000 से तजावुज कर सकते हैं। और जुम्मे के रोज ये पब्लिक हेल्थ एजेंसी की जानिब से बयान जारी हुआ है जिसमें बताया गया कि केसेस की तादाद में, कोविड-19 के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये मजीद प्रेडिक्शन की गई है कि मजीद इजाफा होगा। हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है उसमें दाखिल होने के साथ साथ जो कंडीशन हेल्थ सेक्टर की दिखाई दे रही है, अगेन कनाडा के अंदर ये सूरत हाल बेहतर दिखाई नहीं दे रही। अगर कनाडा सेहत आमा के इसी सतह को बरकरार रखता है जो इस वक्त चल रही है तो कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टॉम ने इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कहा कि हम नए लॉकडाउन से बचना तो चाहते हैं लेकिन हम ज्यादातर मास्किंग हो गई, समाजी दूरी हो गई, इस तरह के दीगर इकदाम नहीं फॉलो कर रहे, लिहाजा हमें इन इकदाम को फॉलो करना होगा और इन इकदाम में सबसे अहम वैक्सीनेशन है। और PHAC ने कहा कि कोविड-19 की जो वैक्सीन मुकम्मल तौर पर वैक्सीन ना होने वाली जो आबादी है उसके मुकाबले में 12 गुना ज्यादा है और अस्पताल में दाखिल होने की शरह 36 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 18 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं उसको ग्रुपों में तकसीम किया गया है और उसमें कम वैक्सीन दी जा रही है, लिहाजा यही वो तादाद है, वही एज फैक्टर है जिसमें ज्यादातर लोग कोविड का शिकार हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर शॉट लेने से वबाई अमराज की रफ्तार को सुस्त करने में मदद फराहम करेंगे। यानी इस एज के लोग अगर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करते हैं तो ये जो कोविड-19 की वबा फैल रही है वो फैलने से रुकेगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी बेहद जरूरी है ताकि अंदरूनी जो डाइनिंग इन वाला सेटअप है या जिम खाने हैं या ये कह लीजिए कि जो जिम्नेजियम्स बने हुए हैं या जिम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की जो जगहें हैं और कुछ तकरीबात तक रसाई के लिए भी वैक्सीनेशन का सबूत दरकार होगा, लिहाजा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या वैक्सीन पासपोर्ट जरूरी होगा। लोगों को ये इंजेक्शन लगाने के लिए आमादा करने का एक तरीका हो सकता है और क्यूबिक ने वैक्सीनेशन की नई अपॉइंटमेंट्स में एक बहुत अजीबोगरीब मैसअप देखा है या एक धचका देखा है। जब उसने अपने प्रोग्राम का ऐलान किया तो उस हफ्ते से नाफिज हुआ और ओंटारियो की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी इसी हफ्ते जो वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम का ऐलान हुआ तो वहां भी बहुत से लोगों को अपनी
तकर्रुरियां बुक कराते हुए देखा गया। यानी लोगों को इस बात का इम्कान था पहले से कि जब गवर्नमेंट कुछ इस तरीके का अनाउंस करेगी, जैसे वैक्सीन पासपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, तो उसमें जो चीज देखी गई वो ये देखी गई कि अपॉइंटमेंट्स बहुत बढ़ गए। यानी अब पीछे जो हेल्थ सेक्टर है या ये जो गवर्नमेंट का निजाम है, जो वैक्सीनेशन फराहम कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर में फराहम की जा रही हैं, उन्हें मैनेज करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आ सकती हैं। तो इस हवाले से जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि केसेस बढ़ सकते हैं, लिहाजा लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को वैक्सीनेट करवाएं और अपॉइंटमेंट्स लें। लेकिन अगेन कि एसओपी का ख्याल जरूर रखें। जैसे डॉक्टर थेरेसा टॉमलिन ने कहा कि पूरे कनाडा के अंदर लोग मास्क और समाजी दूरी को बरकरार रखें। आज कनाडा हाईलाइट की सेकंड लास्ट स्टोरी जो कि इलेक्शन से मुतालिक है और लिबरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर वो दोबारा से हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो वो इब्तिदाई तौर पे आके क्या करेगी। कुछ एजेंडा उनकी जानिब से सामने आया है जिसमें कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ मुकम्मल तौर पे फाइट की जाएगी, इसके अगेंस्ट जो है इसको खत्म करने के लिए कोविड-19 को भरपूर इकदाम होंगे। दूसरी बड़ी चीज ये है कि उन्होंने यानी लिबरल गवर्नमेंट ने हर कनाडा के जो लोग हैं, कनाडा के जो एक एक कम्युनिटी का फर्द है, तमाम कम्युनिटीज के लिए, कनाडा के बाशिंदों के लिए होम फॉर एवरीवन का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पुरकशिश बात है। फिर तीसरी चीज ये कि उन्होंने कहा है कि जो हेल्थ केयर है उसकी बेटरमेंट के लिए, सबके लिए ये काम किया जाएगा। और चौथी चीज उन्होंने इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो इकदाम होंगे वो। और पांचवा एजेंडा उन्होंने ये कहा है कि हम एक ऐसा कनाडा का मुस्तकबिल बनाएंगे जो साफ सुथरा, क्लीन और ग्रीन होगा, सरसब्ज होगा, ताकि क्लाइमेट चेंजिंग्स के जो कनाडा के ऊपर वबाल आ रहे हैं, जो मुश्किलात आ रही हैं, उससे कनाडा बच सके। आए रोज की जो आग लगने की खबरें हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुश्किलात दरपेश हैं कनाडा को, उससे बचा जा सके। और लास्ट पॉइंट इनके एजेंडा का बड़ा खूबसूरत है, वो है रिकंसिलेशन के हवाले से, यानी सबको साथ लेकर चलेंगे और मफाहमत के साथ जो है अपने मामलात लिबरल गवर्नमेंट आगे बढ़ाई। इसी के बरक्स जब हम लिबरल गवर्नमेंट के सामने कंजर्वेटिव लोगों को देखते हैं, यानी लिबरल पार्टी के सामने कंजर्वेटिव पार्टी का जब मुकाबला किया जाता है, तो कंजर्वेटिव के रिप्रेजेंटेटिव कह लें या उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से, मिस्टर रैम्पल की जानिब से ये एक खत लिखा गया है हाउस ऑफ कॉमन्स के किलर चार्ल्स रॉबर्ट को। ये खत भेजा गया है और इस खत के अंदर उन्होंने एक तहकीकात का हवाला दिया है और कहा है कि मिस्टर राज सैनी के खिलाफ जो इल्जामात का मामला है, उस शिकायत कुनंदा को रोका गया या तहकीकात से दूर रखा गया। बोर्ड ऑफ इंटरनल इकोनॉमी के अरकान हाउस ऑफ कॉमन्स हिरासा करने और तशद्दुद की रोकथाम की पॉलिसी और इसके जो रिकॉर्ड है उस पर रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो वो जो खत उन्होंने लिखा है, उस खत का बुनियादी मकसद है लिबरल गवर्नमेंट की एक ऐसी चीज को ये सामने लेकर आए हैं कि एक वोटर जो इन तमाम तर सियासी मामलात को देख रहा है, तो वो जरूर इस खत से मतलब जजमेंट करेगा और कोई भी सुनने और समझने वाला शख्स के लिबरल गवर्नमेंट ने क्या क्या अपने दौर में कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों की हक तलफियां हुई, तहकीकात में जो है मुदाखलत हुई या तहकीकात में किसी हद तक कमी रही। तो उन्होंने मिस्टर रॉबर्ट को ये खत लिखा कंजर्वेटिव रिप्रेजेंटेटिव ने कि मिस्टर राज सैनी के मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स काम की जगह हिरासत करने और तशद्दुद की रोकथाम की पॉलिसी के बोर्ड ऑफ इंटरनल इकोनॉमी के अरकान की मुनासबत के बारे में मजीद मालूमात में अपने 2 सितंबर 2021 के खत को मजीद आगे बढ़ा रहा है, यानी उसमें मजीद एडिशन कर रहा है। और हाल ही में शाया होने वाले नामुनासिब रवैये के MP राज सैनी की जानिब से नौजवान खातून अमले की तरफ जो हिदायत की गई थी, उसमें 4 सितंबर 2021 को जो रीजनल रिकॉर्ड के शाया करदे एक मजमून पर तवज्जो दिलाना जरूरी था, लिहाजा इस खत को इसकी बेस बनाया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक एक मजमून में जिसका उन्वान है कि राज सैनी के दफ्तर में कुछ गलत हो गया है, असल में ये एक टेलीविजन की तरफ से तबाहकुन सलूक के बारे में तफसीलात बयान की गई थी और नई तफसीलात भी पेश की गई हैं। और मिस्टर सैनी के कुछ सीनियर लिबरल की जो साथी हैं और मुबैना तौर पे इन मसाइल से वो वाकिफ भी थे कि उनके इक़दामात ने हाउस ऑफ कॉमन्स की जो काम करने की जगह वहां पर हैरेसमेंट का ये वाकया पेश आया, तशद्दुद की रोकथाम की पॉलिसी के बोर्ड ऑफ इंटरनल इकोनॉमी के मेंबरान के मुनासिब इस्तेमाल में मुदाखलत भी की गई। और मज़कूरा मजमून में जो रिकॉर्ड के मुताबिक इतलात मिली हैं कि मार्क हॉलैंड लिबरल पार्टी के जो दीगर वहब हैं और अंदरूनी मईशत के बोर्ड के एक तवील अरसे से मेंबर भी हैं,
उन्होंने मुबैना तौर पर अमले को आजिर के साथ सालिसी करने की भी तजवीज दी, जिसके बारे में ये कहा गया है कि एक खातून की जानिब से कि उसको हैरेसमेंट का शिकार किया गया। मजमून में ये भी बताया गया है, जो आर्टिकल ये लिखा गया कि अमले ने महसूस किया कि इस तजुर्बे से ये मालूम हुआ कि ये चीज एक दबाव डालने के लिए थी और शिकायत की तहकीकात का जब मामला आया तो किसी मुजरिम के साथ सालिसी करने के बजाय तहकीकात होनी चाहिए थी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सामने आनी चाहिए थी। लेकिन जब सालिसी की बात की जाती है तो मामला उससे ऐसा लगता है कि दबाने की बात की जा रही है। अगर शिकायत कुरंदा यही चाहता है कि सालिसी एक रजाकाराना अमल है जिस पर दोनों फरीकैन ने इत्तेफाक किया है, जो तनाज़ात के हल के लिए इस्तेमाल होता भी है, और सालिसी में तीसरा फरीक जो भी मॉडरेटर होता भी इसीलिए है कि दोनों फरीकैन के दरमियान वो दोनों को राजी करे, एक हल तलाश कर ले, उसमें मदद फराहम करे। तो दोनों फरीकैन को सालिसी पर राजी भी होना चाहिए और सालिस को कबूल भी कर लेना चाहिए। तमाम मामलात में यह अमल तफ्तीश की तरफ बढ़ता है अगर शिकायत कुरंदा की ख्वाहिश हो। तो बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त लिबरल्स जहाँ बहुत पुरकशिश इलेक्शन में ये बता रहे हैं कि उनका एजेंडा क्या है, आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, अगर दोबारा वो गवर्नमेंट बना लेते हैं तो जस्टिन ट्रूडो अगेन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपना क्या रोल प्ले करेंगे। वहीं दूसरी जानिब कंजर्वेटिव्स लिबरल्स को बेइंतहा बदनाम भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी चीज सबूत मिल रहे हैं उसको मंजर आम पे ला रहे हैं, जिसमें से एक ये वाकया भी है, एक मजमून का हवाला भी है, एक आर्टिकल का, और इसमें एक प्राइवेट टेलीविजन की जानिब से भी जो बात सामने रखी गई उस प्रोग्राम का भी हवाला मौजूद है। और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि लिबरल गवर्नमेंट बाइस्ड गवर्नमेंट है या वो तहकीकात के मामलात में, हैरेसमेंट और इन चीज़ों में मामलात को दबाने की कोशिश करती है। और फिर इस तरीके का कंजर्वेटिव रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से लिखा जाने वाला खत इलेक्शन के दिनों में जाहिर करता है कि कंजर्वेटिव अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ताहल इसका अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 20 सितंबर का सबको इंतजार है क्योंकि यही इलेक्शन डे है और इलेक्शन किस नतीजे पे कहां ले जाएंगे, कनाडा का मुस्तकबिल क्या होगा और इसमें कम्युनिटीज का क्या रोल होगा, ये भी आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। आज कनाडा हाईलाइट की जो लास्ट स्टोरी है वो एक ऐसे फिल्म के हवाले से है जो पाकिस्तान की जानिब से तैयार की गई और तुर्की में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को अवार्ड मिला है। और कोविड के इस दौर में अनमास्क के नाम से उन्वान से ये फिल्म पेश की गई, जिसमें पाकिस्तान से वैक्सीन हिचकिचाहट पर मुख्तसर इस फिल्म को बनाया गया। 15 मिनट का इसका ड्यूरेशन था और कोविड-19 वैक्सीन में जो लोग हिचकिचाहट का शिकार होते हैं वही इसका मौजू था। इस वक्त सोशल मीडिया पे ये बड़ी वायरल हुई भी है और इस फिल्म को जो है काफी पजीराई मिली है और तरक्की पजीर ममालिक में वैक्सीनेशन की शरह जो सुस्त हो रही है उसके मुकाबले में अब ये फिल्म जो है अपना एक बड़ा मोटिवेशनल रोल प्ले करेगी। तो ये शॉर्ट फिल्म खालिसतन एक फिक्शन फिल्म है, एक अफसाने के तौर पे बनाई गई है और इसमें एक मुकम्मल पैगाम है जो मुख्तलिफ ममालिक की आबादियों के लिए है कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के फवाइद से फायदा उठाएं। फिल्म खालिद हसन खान ने लिखी है और इसकी हिदायत भी की है और गेट वैक्सीन पैगाम के साथ ये फिल्म जो है लिखी गई है और इसमें जो चीज शामिल है वो शामिल ये चीज है कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए शामिल है। इसमें दानिश वकील और तलाल फरहत ने अपना किरदार अदा किया है और इस्तांबुल तुर्की के अंदर फिल्म अवार्ड हुआ और इस फिल्म को जो है बेस्ट कैटेगरी में काउंट किया गया और इसको अवार्ड से नवाजा गया। अगस्त 2021 में इसको गैर मुल्की मुख्तसर फिल्म के जुमरे में अनमास्क के हवाले से एक बहुत ही अच्छी फिल्म करार दिया गया और IFA का जो मिशन होता है आलमी फिल्म साज कम्युनिटी में बेहतरीन टैलेंट को सामने लाना होता है, इसके जरिए टैलेंट भी सामने आया, एक अच्छा मैसेज भी सामने आया। फिल्म साज हैं खालिद हसन खान जो कि एक अवार्ड याफ्ता फिल्म साज हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, लिखी भी है, डायरेक्शन भी की है और दिल्ली इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2013 में वो अपने जौहर पहले ही दिखा चुके हैं और होटल नाम के हवाले से या होटल के नाम से उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म का अवार्ड पहले ही हासिल किया हुआ है। जबकि लियारी के जो फुटबॉलर्स हैं उनकी खोई हुई शान पर उन्होंने पहले ही 10 खेलों पर इस फिल्म बनाई है और आयरन स्लेव्स नामी एक फिल्म पहले और बनाई है उन्होंने, जिसमें गिडानी के अंदर जहाज तोड़ने वालों की जिंदगी के बारे में उन्होंने काम किया। तो बड़ा इनका सॉलिड वर्क होता है। वर्ल्ड यूनाइटेड फिल्म फेस्टिवल के कारकुनों का एक बाज़ाब्ता इंतखाब जो था इनके हवाले से था और न्यूयॉर्क में जो कत्ल का एक वाकया हुआ और भी दीगर दुनिया भर के ऐसे वाकयात जिसमें ग्रीन
शॉर्ट फिल्म्स भी शामिल हैं और इसके अंदर DC इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल में इनकी ग्रीन शॉर्ट फिल्म जो है वो भी मुंतखब हुई थी। तो बड़े अवार्ड्स ये पहले भी ले चुके हैं और एक मरतबा फिर अनमास्क के हवाले से इनकी ये फिल्म जो है टॉप पर है और इस्तांबुल के फिल्म फेस्टिवल में छा गए हैं और पाकिस्तानियों के लिए भी एजाज की बात है। और पाकिस्तान से बनने वाली फिल्म पूरी दुनिया में कोविड-19 में एक मुस्बत पैगाम दे रही है कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं अनमास्क होने के लिए। तो आज प्राइम कनाडा के इस प्रोग्राम कनाडा हाईलाइट से हम इजाजत लेंगे और आने वाले दिनों में भी आपको कनाडा में इलेक्शन की सूरत हाल से बाकायदा तौर पर आगाह करेंगे। मजीद आपको कनाडा की कोई भी खबर जाननी हो तो देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।